रहने वाला रावेंद्र रेलवे में नौकरी लगने के बाद बहुत खुश था। उसकी पहली पोस्टिंग एक छोटे और सुनसान स्टेशन परगढ़ जंक्शन पर हुई। रावेंद्र, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुमको बता दूं कि रात के 12 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कभी मत जाना, नहीं तो जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे वहां से। ठीक है सर, नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं? और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। लेकिन सर, आप वहां जाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या वहां उस 13 नंबर प्लेटफॉर्म में सच में भूत है? लो चाय, गर्मा गर्म मलाईदार। लो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। भाई साहब, आप कहीं भी चाय पी लेना, लेकिन ये स्टेशन की चाय और ट्रेन की चाय कभी मत पीना। ना तो उसमें शक्कर रहती है, ना तो दूध। आपने सही कहा भाई साहब, लेकिन क्या करें, मजबूरी फंस जाती है तो पीना पड़ता है, नहीं तो ये बेस्वाद चाय भला कौन पिएगा? छगनलाल और सुखिया सीट नंबर 61, 62। हाँ सर, हम ही दोनों हैं। रावेंद्र काम करने के बाद छुट्टियों में घर जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ घर में क्या होने वाला है। वो इन बातों से अनजान था कि उसके बिना पूछे घर वालों ने उसकी शादी बगल के गांव में ठाकुर साहब की बेटी के साथ तय कर दी। वो ठाकुर साहब की इकलौती बेटी थी। बेटा, तुम अभी अभी आए हो और मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती हूँ। हमने और पापा ने मिलकर तुम्हारी शादी तय कर दी है, वो भी तुमसे बिना पूछे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे क्या दिक्कत होगी माँ? अब आप लोगों ने तो देख के ही शादी तय करी होगी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है माँ? अच्छा, ये तो बता दो, कहाँ की है, कैसी दिखती है और क्या नाम है उसका? उसका प्रीति नाम है बेटा, और वो हमारे पास के गांव की ठाकुर साहब की बेटी है और गांव की सबसे सुंदर लड़की है। प्रीति की शादी तय हो गई। प्रीति गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। प्रीति गांव के ठाकुर साहब की एक लौती बेटी थी। पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही खूबसूरत। उसकी सगाई रावेंद्र से हुई थी। रावेंद्र पास के कस्बे में एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करने वाला। राघव भाई बचा लो मुझे, वो फिर आई है, खून से भरी मांग और हाथ में फांसी का फंदा लिए खड़ी है। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा ले भाई। मैं आ रहा हूँ सुनील, तुझे कुछ नहीं होगा, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। रॉबर्ट, तू कहाँ है रॉबर्ट? चल जल्दी मुझे अपने ऑफिस के बाहर मिल, राघव की जान खतरे में है। ठीक है, मैं बाहर मिलता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो।
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्ही ने तो शादी से पहले भाग गए थे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनील, दरवाजा खोल सुनील, हम आ गए। सुनील। बहुत देर तक दरवाजा पीटने पर वहां से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद राघव ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर देखा, सुनील की लाश लटक रही थी। ये देखकर राघव और उसका दोस्त रॉबर्ट सिमट गए। उस दीवार के पीछे लिखा हुआ था, आज से इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होगी। ये लिखा देखकर राघव जान गया ये कौन है। इन सब के पीछे पक्का उस रेखा का हाथ है, जो तो फांसी लगा के मर गई और अब किसी को भी जीने नहीं देगी। ये रेखा कौन है राघव, और ये क्यों सबको जीने नहीं देगी? इसके पीछे तो कोई बड़ा कारण होगा। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। रेखा वो लड़की है जिसके साथ सुनील की शादी तय हुई थी। तो जब शादी तय हुई थी तो वो मर कैसे गई, और वो ये सब क्यों कर रही है? चलो मैं बताता हूं रेखा की दुख भरी कहानी। रेखा गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसको अपनी खूबसूरती पर गुमान था। उसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के सुनील के साथ तय हुई थी। सुनील के घर वाले तो बहुत खुश थे कि उनकी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन सुनील को यह शादी मंजूर ना थी क्योंकि वो दूसरे लड़की से प्रेम करता था। लेकिन घर के दबाव बस आके उसने शादी को हाँ कर दी। रेखा के घर पर शादी की जोरों से शादी की तैयारी चल रही थी, और वहीं दूसरी तरफ सुनील ने चर्च में जाकर अपनी प्रेमिका से शादी करके घर जाता है। माँ, ये रिया है और मैंने और रिया ने शादी कर ली। मैं और रिया प्रेम करते थे। जब तुम दोनों आपस में प्रेम करते थे तो तूने शादी के लिए कैसे हाँ कर दी? और जब तेरी शादी होने वाली है तो आज तू इस लड़की के साथ शादी करके आ गया। क्या बोलेगे उनको? रेखा के घर वालों को क्या जवाब देंगे उनको? सुनील के घर से संदेश आया। चुप हो जा बेटी, अब उसने शादी कहीं और कर ली तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा हुआ कि वो पहले ही शादी कर ली, नहीं तो शादी के बाद ये सब करता तो तुमको और दुख होता। अब ये सब के पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम मायूस ना हो, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। तू रो मत बेटा। रेखा अब खुद को बहुत अकेला समझने लगी और वो टेंशन में रहने लगी। क्यों रे रेखा, तू तो बड़ी विश्व सुंदरी बने घूमती थी, तो वो लड़का तुझसे शादी क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, वो शादी नहीं किया तो क्या हुआ, हमसे पसंद कर ली, जो भी पसंद हो उससे शादी कर ली। अब घर गांव की बात है, इज्जत खराब ना हो बची रही तुम्हारी। बोल क्या बोलती है? रेखा अकेले में बहुत रोती है क्योंकि गांव वाले लड़के तरह तरह की बात करके उसे चिढ़ाते थे। एक दिन अचानक उसने इन तानों की वजह से फांसी पर झूल गई। रेखा जिस जगह पर फांसी पर झूली थी उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। बस यही रेखा की कहानी है, और हो सकता है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो गांव में किसी की भी शादी नहीं होने देगी।
यानी अब रावेंद्र की शादी ठाकुर साहब की बेटी से तय हुई है, तो उसकी मौत निश्चित है। यानी अगला नंबर उसका है। तो अब हमें रावेंद्र को बचाना होगा और उसको ये बताना होगा कि वो ये शादी ना करे जब तक उस रेखा की आत्मा का कहर खत्म नहीं हो जाता। तू सही कह रहा है रॉबर्ट, हमें ये रावेंद्र को बचाना होगा। सुना है वो नास्तिक भी है, तो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। चलो खैर देखते हैं। गांव वालों को हैरानी थी, क्या रावेंद्र और उसका परिवार सचमुच उस श्राप से अनजान थे, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। राघव, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बार बार ठाकुर साहब को समझा रहे थे कि इस लड़की की शादी मत कराओ जब तक उस आत्मा का श्राप शांत ना हो जाए। लेकिन ठाकुर साहब का कहना था कि वो इन सब बात पर विश्वास नहीं करते और वो शादी नहीं रोकना चाहते। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं प्रीति से शादी करके रहूंगा किसी भी कीमत पे। रावेंद्र की बात सुन के राघव का खून खौल उठा। वो गुस्सा से लाल हो गया। उसे याद था सुनील की मौत की रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा था। वो औरत लाल जोड़े में, खून से भरी मांग, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में कसकर दुपट्टा की कसकर बंधी गांठ। राघव जानता था कि चाहे गांव के आदमी चुप रहें, लेकिन राघव जानता था कि रेखा की आत्मा वही है। वो शांत नहीं रहने वाली। वो किसी भी दूल्हे को मंडप तक नहीं पहुंचने देगी। शादी की एक दिन पहले की शाम स्थिर थी। गांव के ठाकुर साहब के घर बारात की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन में रंगोली बनी थी, आंगन पर लाइटें टंगी थीं। पूरा घर सजा हुआ था। रावेंद्र को उसी शाम शादी का लाल जोड़ा देने के लिए प्रीति के घर जाना था। रावेंद्र बेटा, इतना अंधेरा हो गया है, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूं। रावेंद्र हंस के अपने पिता की बात टाल देता है। चिंता ना करिए पापा, बस आधे घंटे की बात है। बाइक से जाऊंगा, जोड़ा दे दूंगा और लौट आऊंगा। आप शादी की तैयारी देखिए। ठाकुर साहब मान तो गए, लेकिन रावेंद्र को हल्दी वाले दिन अकेले भेजने को मन नहीं कर रहा था। रावेंद्र बाहर आया, अपनी बाइक पर किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन इंजन खामोश। करीब 10 मिनट के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पैदल ही निकल जाता हूं। किसी को बताए बिना वो हाथ में लाल जोड़े का थैला लेकर वो गांव की ओर बढ़ गया। शाम का समय था, लगभग 7 से 7:30 का समय होगा। डूबते सूरज की धीमी रोशनी में वो चलता जा रहा था। उसके मन में प्रीति को देखने के ख्याल से खुशी थी। वो प्रीति के घर पहुंचा। उसने वो जोड़ा ठाकुर साहब को दे दिया। काका, तैयारी कैसी चल रही है? और वो प्रीति कहाँ है? अरे बेटा, तैयारी तो चलती रहेगी। तुम अकेले आए हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? पिताजी आ रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। शादी की तैयारी भी तो करनी है। वो मैं बाइक से आने ही वाला था। काफी देर तक कोशिश की, फिर बाइक स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए चलकर ही आ गया। अच्छा, प्रीति ऊपर है, उसकी मेहंदी चल रही है। क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? नहीं नहीं काका, मैं निकलता हूं, अंधेरा होने लगा है। टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पापा घबरा जाएंगे।
आसमान पर बादल घिरे थे, चांद की रोशनी कहीं खो गई थी। गांव के बाहर जाते ही ये रास्ता घने पेड़ों के बीच से जाता था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, बस सन्नाटा गुजर रहा था। सिर्फ हवा में पेड़ों की टहनियों की सर सर की आवाज गूंज रही थी। रावेंद्र के कानों में ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वो रुका तो आवाज भी थम गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो फिर बढ़ा, लेकिन फिर वही आवाज आने लगी। उसका दिल थम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन तभी उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। कहाँ जा रहे हो? रावेंद्र झिटक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका गला सूख गया। उसने चलना तेज कर अचानक उसके पैरों के पास लाल चुनरी उड़ी और जाकर पेड़ की टहनी पर अटक गई। रावेंद्र की पैरों की ताकत जैसे जम गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर देखा। दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वो भी लाल शादी के जोड़े में, सिर पर घूंघट और हाथ में दुपट्टे की कसकर बांधी गांठ। रावेंद्र की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसके पांव जमीन पर छू नहीं रहे थे। उसके पैर हवा में कुछ इंच तैर रहे थे। रावेंद्र की आंखों में अंधेरा छाने लगा। तभी वो औरत रुक गई और धीरे से वो अपना घूंघट हटाए। रावेंद्र की चीख गले में अटक गई। आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह खून से भरे गड्ढे, जिनसे लाल खून की बूंदें बह रही थीं। उसके ओंठ फटे हुए थे। मुंह से साफ आवाज निकली, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा।